हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे, आराम से अपने घर में बैठे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने फ्यूचर की अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहे होंगे। क्या करना है, किसको किसको किस लाइन में जाना है, कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, सब सोच रहे होंगे। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, ये सब कुछ आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका एकेडमिक बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आपको अपने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, साथ में आपको कंपटीशन भी क्लियर करना होगा। जो भी कंपटीशन आप अपने मन में सोचे हैं, IIT JEE, नीट, KVPY, ओलंपियाड या फिर जो भी हो, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे प्लान करिए आप लोग अपने फ्यूचर के लिए। अच्छा सा कंसर्न शो करिए आप कि हाँ भाई मुझे कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, इस समय मैं आपका ये वीडियो तैयार करने जा रहा हूं और इस समय एकदम शांति है चारों तरफ। इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं, एकदम शांति, कहीं कोई आवाज नहीं। और मैं ज्यादातर इसी टाइम ही ये वीडियो बनाता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या करना है पता है ना? क्या मुझे क्या पढ़ाना है, मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूं। तो मेरे दिल में है कि हम आज आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कैसे डिराइव करना है ये बताना है। और क्या बताना है? और बताना है हमको कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, हमें ये डिस्कस करना है। ओके बच्चों, तो जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है कि डायमेंशंस क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, तो प्लीज उन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कहां देखना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, डेरिवेशन ऑफ a formula by dimensional analysis. Dimensional analysis. ओके, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा बच्चों। कोई चीज समझ में नहीं आएगा उसे तुरंत पूछिए। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं। ओके, कैसे डिराइव करना है? हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेनी है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है बच्चों? मतलब डायमेंशंस फॉर्मूले का हेल्प लेना है। तो कैसे करते हैं? इसके लिए आपको ये दिया होगा कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। मेरी बात को समझिएगा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही होंगी, तो आपको बताना है कि उन क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। ओके, तो हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक? तो देखिए इसमें ऐसे करते हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट आ फिजिकल क्वांटिटी, ये बच्चों इसकी थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है? आ फिजिकल क्वांटिटी x depends on some other
physical quantities A, B and C. A, B and C. A, B and C. Find a suitable relation या formula for what? For X, A, B and C. इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टाइम पीरियड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है बच्चों। सिमिलरली यहां पर A, B और C भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है और कैसे डरेगा। ओके बच्चों, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब देखो हमें ये तो नहीं पता ना, हमें ये नहीं पता कि ये डिपेंड कैसे कर रहा है। हाँ, हमको ये तो जरूर पता है कि x A पर डिपेंड कर रहा है, x B पर डिपेंड कर रहा है, C पर कर रहा है, बट कैसे कर रहा है। x A की पावर 2 है कि x A की पावर 3 है, या x प्रोपोर्शनल टू B की पावर 1/3 है, कुछ नहीं पता ना, बस इतना पता है डिपेंड कर रहा है। ओके, तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा वो डिपेंड कैसे कर रहा है, तो हम कैसे रिलेशन निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला स्टेप है वो ऐसे लिखेंगे, लेट, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट क्या, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल क्वांटिटी A की पावर आप कुछ एज्यूम कर लो जैसे कि P। ओके, सिमिलरली B की पावर Q एंड C की पावर आप इसे R। मेरी बात समझे आप लोग, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि जो x A पर डिपेंड कर रहा है तो वहां पर A की पावर क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक्चुअल में A का स्क्वायर रूट हो या B की पावर कुछ भी हो, C की पावर कुछ भी, मुझे नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम अपनी ओर से एज्यूम कर लेंगे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर B, B की पावर Q, C की पावर R। ये PQR क्या है, PQR नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं बच्चों। PQR की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, +1, -1, +2, +7, -3, ये तो डिपेंड करता है सॉल्व करने पे इनका आंसर क्या आता है। तो अब हमारा पर्पज क्या होगा, हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड के हर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे लेफ्ट में क्या है, x बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। इसी तरह से हम A का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, इसी तरह से बच्चों हम B का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम C का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। जब लिख देंगे, लिखने के बाद हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे कि सेम सिंबल, सेम डायमेंशंस की पावर क्या क्या है, सेम बेस की पावर क्या क्या है। पावर को कंपेयर कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ इक्वेशन बनेंगे, P, Q और R की वैल्यूज निकाल लेंगे, उन वैल्यूज को वापस चुपचाप यहां पे लाके रख देंगे और रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा। थ्योरी समझ में आई? मुझे पता है थ्योरी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी जब तक मैं इसका एग्जाम्पल ना दूं। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बेस पे आपको बताते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपने इस चीज को पूरा नोट कर लिया होगा, और नोट नहीं किया है देन वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसको मैंने ऐसे मिटा दिया यहां से। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, वो डिपेंड कर रहा है उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। आज की टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, वेलोसिटी
वेलोसिटी का सिंबल हमने बोल दिया v ऑफ अ पार्टिकल depends on its acceleration क्या a एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है बच्चों a and distance covered s। तो वेलोसिटी वैल्यू एक्सीलरेशन और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन है फाइंड a relation for v a and s। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि आप देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो बच्चों यहां पर v डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेशन a पर डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस s पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? वही पुरानी बात, क्या बात? v प्रोपोर्शनल टू। अब एक्सीलरेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है मेरे को नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर मान लेंगे a की पावर p। ऐसे ही मैं डिस्टेंस s की पावर कुछ एज्यूम कर लूंगा, s की पावर q। लीजिए साहब, मेरे पास पहला स्टेप तैयार है। पहला स्टेप यही तो था, मैंने कहा था ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो यहाँ पर x का काम ये कर रहा है। ऐसे समझिए, अभी तो बेसिक समझिए, बहुत आसान है, एकदम बेसिक। तो बच्चों पहला स्टेप तैयार हो गया और आपको यही मेथड सारे क्वेश्चन में करना है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिख रही है बच्चों, चुपचाप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि मेरे को तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में v दिख रहा है और v बोले तो क्या? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? दुनिया जानती है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सर मेरे को नहीं पता सर। अरे क्यों नहीं पता? बचपन से पढ़ा रहा हूं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। LT माइनस 1 कहां से आया? अरे यार भूल गए, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है देखो, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर बोले तो क्या? L। सेकेंड बोले तो क्या? T। क्या मिला ये? LT माइनस 1। हाँ आ गया सर, आ गया। LT माइनस 1 हो गया प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट क्या होती है? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -2। चुपचाप लिख दो यहाँ पर LT माइनस 2 की पावर क्या? पावर p। s बोले तो क्या? डिस्टेंस बोले तो क्या? लेंथ। यूनिट क्या होती है? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? L। यहाँ पे लिखो L। लीजिए साहब, L लिख दिया मैंने, कि पावर q। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, मैं इसको ओपन कर दूंगा और अलग अलग डायमेंशन की पावर शो करूंगा। जैसे कि मैं इसको आगे करता हूं, क्या करूं? लेफ्ट में लिखा है LT माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू। बच्चों ध्यान से जरा देखना, यहाँ पे L की पावर क्या है? कुछ नहीं लिखा है, और कुछ नहीं लिखा तो कितना एज्यूम करते हैं? 1। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे L की पावर क्या है? 1। यहाँ T की पावर कितनी है? -2। इस पावर P का इन पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू P। तो ये हो जाएगा L टू द पावर P। T की पावर -2 इंटू P क्या हो जाएगा? T की पावर -2P। अच्छा, इधर क्या है? L की पावर 1 की पावर Q क्या हो जाएगा बच्चों? L की पावर Q। अब जरा ध्यान से देखना, आगे क्या करेंगे हम अगले स्टेप में? चुपचाप इसको कॉपी कर लो, LT माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू। यहां पर बच्चों क्या, ध्यान से देखिएगा,
आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है और दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है विद साइन। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एल की पावर पी इंटू पी इंटू एल की पावर क्यू। तो यहाँ पे एल की पावर पी और एल की पावर क्यू का मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है ना। एल की पावर पी और एल की पावर क्यू का क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आप ऐड कर देंगे। तो एल की पावर पी प्लस एल की पावर क्यू, एल की पावर पी प्लस एल की पावर क्यू, तो ये हो जाएगा एल की पावर पी प्लस क्यू इंटू टी की पावर, चुपचाप कर दो, -2p। सर समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मैं दोनों साइड सेम बेस को कंपेयर करूंगा। अब मैं दोनों साइड LHS और RHS में सेम बेस की पावर को कंपेयर करूंगा। मेरा मतलब ये है बच्चों, जैसे कि LHS में L की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मानेंगे ना, 1। अच्छा RHS में L की पावर कितनी है, P प्लस क्यू। देखो बेस सेम है, L इधर भी L उधर भी, L इधर भी L उधर भी। यहाँ पे L की पावर कितनी है, 1। वहां पे L की पावर कितनी है, P प्लस क्यू। तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया है। क्या करूं, जगह नहीं है, मिटा देता हूं। ये तो बच्चों आपने नोट ही कर लिया होगा, मुझे पता है। तो मैं इसको यहां से, चलो भाई हटो यहां से, ये लीजिए, ये तो गया काम से, ओके। और मैं इस क्वेश्चन को यहां से डिलीट कर देता हूं और मैं यहां पर सुंदर सी लाइन खींचता हूं और ऐसे, और यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब क्या बचता है, t की पावर -2p है, इधर क्या है, t की पावर -2p। बच्चों इधर क्या है, t की पावर -1। फिर वही बात, बेस सेम पावर सेम, सेम बेस की पावर को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे है -2p, तो यहाँ पे है -1। आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां से हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस गए काम से, माइनस माइनस गए काम से, क्या बचता है 2p = 1। तो 2p = 1, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल गई 1/2। आहा, बहुत देर के बाद शांति मिली, कुछ तो आया। सर p = 1/2, लेकिन भैया p = 1/2 से क्या काम होगा, अकेले से कुछ नहीं होगा यार। p प्लस क्यू था, देखो p और q की पावर थी, मेरे को q भी चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इस p को चुपचाप लाके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो 1/2 प्लस q = 1। यहां से मेरे को मिलता है q = 1 - 1/2, क्या बचेगा, एलसीएम लिया 1/2। इसका मतलब p = 1/2, एक ये आ गया, और q = 1/2 ये आ गया। इसको ले जाओ चुपचाप, कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे a की पावर p, s की पावर p। तो ठीक है, अब मेरा आंसर आ गया, v = p की पावर 1/2 और s की पावर 1/2। p की पावर 1/2, s की पावर 1/2, और जानते हो ये स्क्वायर रूट होता है, देन v = स्क्वायर रूट as। सर कुछ देखा लग रहा है, कभी इससे मुलाकात हो चुकी है हमारी, कहां मुलाकात हुई है, सोचना, किस क्लास में मुलाकात हुई है, किस टाइम मुलाकात हुई है, किस चैप्टर में मुलाकात हुई है, सोचना, दिमाग लगाना, फिर मेरे बताना, ठीक है। वैसे इससे अभी आगे फिर से मुलाकात होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, मैंने V, A और S में हमने एक रिलेशन डिराइव कर दिया, ओके। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको, ओके। इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ओके, हाँ नोट कर लिया। चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो इसी वैरायटी का, इसी टॉपिक का हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो आप और अच्छे से
करिएगा। भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप ट्राई करना, हो सकता है निकल जाए। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कि एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास मोमेंटम। ओके, मोमेंटम P of a particle depends on its mass m, velocity v, velocity नहीं, distance s and टाइम t। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उस पार्टिकल का मोमेंटम 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है। वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है बच्चों? पार्टिकल का मास, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s, पार्टिकल ने कितना टाइम लिया t। इन 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मोमेंटम में, मास में, डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड a relation for momentum p, mass m, distance s and time t। बहुत आसान, वही पुराना तरीका जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो याद करो, कैसे स्टार्ट करेंगे? ऐसे स्टार्ट करेंगे कि मोमेंटम p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास की पावर a, डिस्टेंस की पावर b बोल दो, टाइम की पावर c बोल दो, या pqr बोल दो, pqr। बट p में क्यों नहीं ले रहा हूं पता है ना, क्योंकि मैं p पहले सिंबल ले चुका हूं। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने इस बार सिंबल p नहीं लिया। राइट? अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? याद करो, अगला स्टेप क्या था? हम दोनों साइड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फिर से सुनो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे लिखी हुई हैं, आपको उन सब का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। कहां लिखना है? वहीं लिखना है जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। ओके? और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, इस चैप्टर के जो पहला क्लास है। तो बच्चों मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला याद करो। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केजी का एम, मीटर का एल, पर सेकेंड हो जाएगा टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके नीचे लिखूंगा एम एल टी माइनस 1, ऐसे लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है? एम क्या है? मास, यानी कि केजी। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम की पावर ए। एस क्या है? डिस्टेंस होता है ना, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला एल टू द पावर बी। ये है टाइम का टी होता है, पावर सी। अब क्या करेंगे? अब मैं दोनों साइड सेम बेस की पावर को कंपेयर कर लूंगा। सेम बेस मतलब इधर m की पावर क्या है तो इधर m की पावर क्या है, इधर l की पावर क्या है तो इधर l की पावर क्या है, इधर टाइम की पावर क्या है तो इधर टाइम की पावर क्या है। देखो, तो इधर है m की पावर है और यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1 है। तो मैं क्या बोलूंगा? m मीन्स a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a इक्वल टू 1। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि इधर m की पावर a है और इधर m की पावर 1 है। a इक्वल टू 1। राइट? इधर l की पावर क्या है? b। इधर l की पावर क्या है? 1। इसका मतलब b इक्वल टू कितना आ गया? 1। इधर t की पावर कितनी है? c। इधर कितनी है? -1।
अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे यार खैर चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू -1 आ गई, और ये ए बी सी कहाँ रखेंगे आप लोग? यहाँ रखेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फाइनली मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। a कितना है? 1। तो m की पावर 1, और क्या है बच्चों? डिस्टेंस s की पावर b। b कितना है? 1। तो s की पावर 1 टाइम t की पावर c कितना है? -1। तो t की पावर -1। अब देखो वैसे कर लो, प्रोपोर्शनल टू m s बाय t। लो जी साहब आ गया रिलेशन। ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एस एंड टाइम। समझ में आया? आ गया होगा समझ में। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करते हैं। एक और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी, ठीक है? चलो इसको मैं डालता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं? मैं ये बोलूं कि जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम लेके चलते हैं ना, इस बार मैं कुछ चेंज करता। मैंने बोला अगर मैं फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी बोलूं, फोर्स को मैंने बोल दिया कि फोर्स इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई फिजिकल क्वांटिटी तो है ही। मैंने अब बोला कि लेट फोर्स इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको मास का फॉर्मूला निकालना है। मैं बोलता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। इफ फोर्स F, velocity V, and time T are treated as fundamental quantities. Then find the formula of mass in terms of F, V and T। क्या करेंगे? ये भी वैसे ही है। अरे भाई हमको m जो मास है वो F, V और T के टर्म्स में निकालना है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि लेट मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अच्छा कैसे? एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे आपने बोला था x डिपेंड्स ऑन ए बी सी, तो यहां पे m डिपेंड्स ऑन F, V, T। तो ऐसे लिखेंगे m प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B, टाइम की पावर C। ऐसे कर लेंगे, ठीक? अब क्या करें? वही पुरानी बात, दोनों साइड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला नोट करेंगे। बहुत आसान। देखो ना, लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में मास है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m। चुपचाप लिख दो m प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बच्चों भूल तो नहीं गए आप लोग? भैया कोई भूलना नहीं, डेली रिवाइज करो। देखो अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, आप भूल जाते हो, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि आपके माइंड नहीं ना। हमारे बड़े बूढ़ों बुजुर्गों ने एक बात कही है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति मतलब जड़ मतलब बुद्धि, जड़मति मतलब बेकार बुद्धि, हो तो सुजान।
हो जाता है, सुजान मतलब उसमें भी जाना जाती है। तो बच्चों, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आप किसी चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे भूल ही नहीं पाएंगे। इसलिए जिन प्यारे बच्चों की शिकायत है कि सर मैं तो भूल जाता हूं, सर मुझे कुछ याद ही नहीं होता सर। अरे भैया, किसको याद रहता है? किसी को नहीं रहता है। रिवीजन करना पड़ता है, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बच्चों। तो आप लेक्चर को डेली रिवाइज किया करें। और कोई चीज नहीं आ रहा है तो आपका ये फिजिक्स गुरु है ना, बताएगा। आप पूछ के देखना एक बार, ठीक है? मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, पूछना। 24 घंटे पूछना यार। तो बच्चों, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का डेफिनेशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा mLt-2 की पावर a। वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? Lt-1 की पावर b टाइम t की पावर c। अब देखना अगला स्टेप क्या होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप बच्चों यहां कर रहा हूं, यहां m प्रोपोर्शनल टू, देखो यहां पे m की पावर 1, क्या आपको और कहीं m दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा है। तो m, इस a का आप यहां मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पे m की पावर 1 है, इधर a है, तो आप तो सभी में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा m की पावर a इंटू 1, l की पावर a, t की पावर -2 है, इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर -2a। यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे l की पावर 1 है और a पावर b है, तो l की पावर 1 इंटू b, l की पावर b, t की पावर -1 इंटू b, t की पावर -b, एंड t की पावर c। पहले आप इसे ध्यान से अच्छे से देख लो, आपके सारे स्टेप क्लियर है कि नहीं? आपको पावर का पावर में मल्टीप्लाई करना है और यहां चुपचाप लिख देना है। अगली लाइन, m प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर देखो सेम बेस कहां है? एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो इधर a है, इधर b है, तो a प्लस b हो जाएगा। t की पावर देखो क्या है? इधर -2a, इधर प्लस c है, तो -2a प्लस c। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड सेम बेस की पावर को कंपेयर करेंगे। दोनों साइड सेम बेस की पावर की तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? अरे यार सर बड़ा है सर इधर तो एम भी है, एल भी, टी भी है सर इधर तो केवल एम है सर, क्या करेंगे सर? आप क्या पढ़ा रहे हो सर? नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, माना इधर एम है, तो क्या हम यहां पे एल और टी नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते। देखो कैसे। मैं इसको कहां लिखूं? मैं इसको यहां लिखता हूं, इसको क्वेश्चन बनाता हूं। ये फालतू की जगह घेर रहा है, इसको ऐसे किया और मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं और मैं इसको यहां करता हूं। देखो बच्चों, ये जो एम है एल सकते हैं, आप इसे एम इंटू 1 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a प्लस क्या था? प्लस c था। m इसको बोल दो l की पावर 0, इसको बोल दो t की पावर 0। समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी चीज की पावर 0 होती है तो 1 इक्वल होता है ना। देखा, अपना मतलब निकालना था, तो मैं यहाँ पे कैसे एल और टी लाई, यही चीज आपको करना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a प्लस c। अब चुपचाप सेम बेस की पावर को आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे कि m की पावर a, m की पावर 1, साफ साफ दिख रहा है a इक्वल टू 1, a प्लस b इधर 0, a प्लस b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a इक्वल टू -b। और देखिए -2a प्लस c, इधर क्या है? 0 इक्वल टू 0, तो क्या मिला? c इक्वल टू 2। अब बच्चों एक बात बताना, आपको तो a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे ऐसे देखो, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1,
तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा -1 क्योंकि a इक्वल टू -b है। ये आप a की वैल्यू यहां रख दो, c कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना 1। ये वैल्यूज आ गई a b और c की, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था f की पावर a, तो f की पावर 1, फिर क्या था वेलोसिटी v की पावर b, तो v की पावर -1 टाइम t की पावर c यानी कि 2, तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया m प्रोपोर्शनल टू f t स्क्वायर अपॉन v, f t स्क्वायर अपॉन v, दिस इज द फाइनल आंसर। ये पार्ट का मार्क्स हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप इसे बार बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, खुद करिएगा और ऐसे आपके सारे क्वेश्चन। तो ये थे डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस, ओके। और इसके बाद हम एक लास्ट चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इस डायमेंशनल एनालिसिस के क्या लिमिटेशंस हैं, कहां पे हमें ये परेशान करेगा, ओके। तो चलिए डालते हैं अगली हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसको मैं डाल देता हूं बच्चों, नोट कर लीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो बच्चों, बहुत सी बातें हैं जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर पाते। वहां पे हमको लगता है काश ये भी हो जाता तो बड़ा अच्छा है ना। So our heading will be limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. Okay. समझना, नंबर 1 पॉइंट। अभी आप ये देखा कि आप जितने भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे सभी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा। अगर मैं उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस फिगर को हटाता तो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती वो हमें नहीं पता चल पाता। कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं चल पाता। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो लिख देता हूं, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ the proportionality constant when a formula is derived obviously by dimensional analysis। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, या लॉगरिथमिक फैक्टर हो या एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो, ऐसे फॉर्मूले को हम यहां से डिराइव कर ही नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला which contains the trigonometrical terms like sine, cos, tan, etc. और
लॉगरिथमिक टर्म्स और एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स जानते हो ना क्या होता है ये? ई। तो बच्चों अगर किसी फॉर्मूले में साइन कांस्टेंट, लॉग, एक्सपोनेंशियल ऐसी चीजें आ रही हैं तो हम ऐसे फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई? ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखो, डायमेंशनल एनालिसिस से हम केवल उसी फॉर्मूले को डिराइव कर पाते हैं जो मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा हो। मेरा मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज 3 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशंस का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर मेरे पास 3 अननोन है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो वो चीज बच्चों यहां पर नहीं हो पाएगी। तो आप याद रखिएगा, वी कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट डिराइव a formula in which a quantity in which a quantity depends on more than 3 क्वांटिटीज। याद रखिए बच्चों, 3 तक तो ठीक है, अरे 3 तक तो मैं आपको अभी खुद ही करके दिखाया हूं, बट अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो हम ऐसे इसको डिराइव नहीं करते। बच्चों पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 के लिए मैं आपको ये ऊपर कुछ पॉइंट मिटाता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4 ऐसा होता है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो आपको मैंने बता दिया। तो इसी तरह से हमें ये नहीं पता चलता है कि जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है उसमें क्वांटिटी स्केलर ली गई है कि वेक्टर, राइट। तो हम इससे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। वी cannot decide क्या whether the quantities are scalar और वेक्टर्स। तो बच्चों ये कुछ खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 से हम ये बताएंगे कि जिस समय हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हमें ये नहीं पता चलता है कि वहां पर सर्कमस्टेंसेस क्या है, भाई क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कैसी है, हमें वहां के एटमॉस्फेयर का आइडिया नहीं पता चलता है। अरे हम कोई लैब में छोड़ जा रहे हैं, कॉपी लिया, पेन लिया, बोल दिया कि भैया ऐसे ऐसे डिपेंड कर रहा है, आपने निकाल दिया। और जबकि एक्चुअल फॉर्मूला जब निकालते हैं क्या करते हैं पता है, लैब में जाते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं उनको नोट करते हैं, तब जाकर के आगे सोचते हैं कि क्या हो सकता है। वो याद नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पॉइंट नंबर 5 में आएगा, वी आर अनअवेयर ऑफ, या ऐसे बोल दो कि we do not consider the physical conditions, the circumstances of the experiment, जो भी हो इस तरह से ऐसे लिखिए। पॉइंट नंबर 5, we cannot apply
सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस या एटमॉस्फेयर। और कंडीशंस इन डिराइविंग द फॉर्मूला। तो बच्चों ये थे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, करना है, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो बच्चों अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से बढ़िया से, सो दैट कि आप क्वेश्चंस कर सको। और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, और आपको हर वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए आपको उसको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अच्छे से सीखिए, ध्यान से पढ़िए, अपना समझ के पढ़िए, और मेरी ओर से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।